हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भाभा ऑनलाइन स्टडी में। हम लोग लूसेंट चैप्टर वाइज का जो क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं उसके अंतर्गत हम लोग 8वें जो टेस्ट है उसका सीरीज लगाएंगे, जिसमें कि 25 प्रश्न दिए हुए हैं जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। 25 क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग इसका कुछ विश्लेषण भी करते चलेंगे, समय कम लेकर के। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? 4 विकल्प दिए हुए हैं, उनमें से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है उस पर बात करेंगे। तो देखिए, पहला ऑप्शन है चित्रा, उसके बाद है कपाल कुंडला, फिर है द कोर्ट डांसर और चित्रांगदा। इनमें से यह कपाल कुंडला जो है यह रविंद्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है, बल्कि ये बंकिम चंद्र चटर्जी उनकी कृति है जो कि बंगाली भाषा में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? तो जैसा कि इसके नाम से भी आप पता चल जाता है कि प्रेम पचीसी प्रेमचंद, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, प्रेमचंद का रचना है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? इस्पात का चौखटा, तो यह कहा गया है भारतीय नागरिक सेवा, इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है, आईसीएस जिसको बोलते थे। तो इसमें अंग्रेज़ों को जो अपनी सत्ता बनाने के या बनाए रखने के लिए जो मदद मिली इसके कारण, इसीलिए इसको बहाली करके इसका जनक, ऐसे आप जानते होंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा गया, जो कि भारतीय नागरिक सेवा का जनक इनको कहा जाता है। तो इस हिसाब से इस्पात का चौखटा इसको उपनाम दिया गया इसी के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर पाएगा, उसकी शक्ति प्रदान की गई। इसका आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसके द्वारा गवर्नर जनरल को विपरीत परिस्थिति जब भी हो उसके अनुसार विधान परिषद की अनुमति लिए बिना ही वह अध्यादेश जारी कर सकता है, और उसकी वैधता जो कि 6 माह की है, जो कि अभी के राष्ट्रपति के हिसाब से भी है। तो उस समय गवर्नर जनरल को जो अध्यादेश जारी करेगा उसकी वैलिडिटी जो है 6 माह की रहेगी। तो यह हो गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नेक्स्ट देखिए, मिलान करने के लिए दिया हुआ है 5वां नंबर प्रश्न में। इसमें एक तरफ समाचार पत्र हैं और दूसरी तरफ उसके संपादक हैं। ठीक है, तो इसमें से पहला है बॉम्बे क्रॉनिकल, जो कि फिरोज शाह मेहता द्वारा, ये ऑप्शन विकल्प 3 में दिया हुआ, यह इंग्लिश समाचार पत्र था जो कि बॉम्बे से प्रकाशित हुआ था। फिर अगला है कॉमनवेल्थ, ये आप जानते होंगे, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया, जो कि एनी बेसेंट द्वारा, यह भी इंग्लिश था। और लीडर, जो कि मदन मोहन मालवीय द्वारा, शुरुआत में यह इंग्लिश में था, बाद में जाकर के इसको हिंदी में भी प्रकाशित किया गया। यह कंपनी जो समाचार पत्र लीडर थी, यह एक बार बंद होने के कगार पर आ गई थी लॉस के कारण, तो बाद में इसको मदन मोहन मालवीय द्वारा उसके धन जुटा करके दोबारा उसको प्रारंभ किया गया। फिर है अगला है सर्चलाइट, जो कि सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका विकल्प हो जा रहा है 3, 1, 2, 4, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम लाया गया था उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन, उसके बाद है द्विसदनी विधानमंडल, फिर है प्रांतीय स्वायत्तता, और फिर है एक अखिल भारतीय संघ। तो इनमें से जो बी, सी और डी, यह तीनों विकल्प है, यह 1935 के अंतर्गत लाया गया था। लेकिन ये जो केंद्र के साथ ही राज्यों में जो द्वैध शासन है, यह 1935 की विशेषता नहीं थी, क्योंकि केंद्र 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया और प्रांतों में उसको हटा दिया गया। ठीक है, जो कि 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था, उसको जाकर के 1935 में केंद्र में लगा करके प्रांतों में हटा दिया गया। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
मिलान करना है 7 नंबर के प्रश्न में। एक तरफ पुस्तक और दूसरे तरफ उसके रचनाकार दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें से पहला है द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध, स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध। तो इसका हो जाएगा 4 नंबर, जो कि बीडी सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर। फिर आनंदमठ है जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी, 3 नंबर में दिया हुआ है। फिर है लाइफ डिवाइन जो कि श्री अरविंदो द्वारा, ये 2 नंबर में है। और साधना, जिसका कि इस पुस्तक का साधना पूरा नाम नहीं है, साधना द रियलाइजेशन ऑफ लाइफ ऐसे करके है, साधना द रियलाइजेशन ऑफ लाइफ, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। तो इसके हिसाब से 4 3 2 1 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। यहाँ पर जो देखिए दोस्तों, जो लाइफ डिवाइन दिया हुआ है यहाँ पर, इससे मिलता जुलता एक और पुस्तक है जो कि आप जानते होंगे, डिवाइन लाइफ। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, डिवाइन लाइफ है जो कि स्वामी शिवानंद द्वारा लिखा गया है। ये दोनों को याद रखेंगे, डिवाइन लाइफ शिवानंद और लाइफ डिवाइन श्री अरविंदो। चलिए अगला देखते हैं। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूके में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो यूके में जो है लेबर पार्टी की सत्ता थी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और ब्रिटेन के उस समय के प्रधानमंत्री, इसके बारे में भी प्रश्न पूछता है, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय क्लीमेंट एटली थे, इसको भी याद रखिए, क्लीमेंट एटली। चलिए अगला देखते हैं। गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं। तो इसके बारे में जो यह स्टेटमेंट है, यह कहा गया था आपका कराची अधिवेशन 1931 में, कराची अधिवेशन 1931 में, जो कि गांधी इरविन समझौता के मंजूरी के लिए कांग्रेस ने कराची अधिवेशन रखा था, ठीक है। तो उसमें उसी में से अधिवेशन से निकलने के बाद गांधी जी ने ऐसा कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तीनों को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 23 मार्च 1931 को। इसमें से इन तीनों को सॉन्डर्स की हत्या के कारण फांसी दी गई थी। इसके बारे में भी प्रश्न पूछता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी किस कारण से दी गई? क्योंकि भगत सिंह उस समय जेल में थे जब फांसी दी गई, या इस पर जो मुकदमा चलाया गया उससे पहले ही वो जेल में थे, जो कि जेल में जाने का कारण उनका केंद्रीय असेंबली में जो उन्होंने बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह के साथ में जो बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में जो बम फेंका था, उसके कारण से वो जेल गए थे। लेकिन कि जेल में रहने के दौरान ही सॉन्डर्स की जो हत्या हुई थी, तो उसका केस ओपन हुआ, जिसमें कि भगत सिंह को उसमें पाया गया दोषी, उसके कारण से इसको 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई तीनों को। नेक्स्ट है 1930 में चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुआ। तो 1933 में जो है चटगांव बांग्लादेश स्थित जो ब्रिटिश का शस्त्रागार था वहाँ, तो उस पर आक्रमण या शस्त्र को लूटा गया, तो उसके कारण गिरफ्तार हुए थे वो थे सूर्यसेन, जिनका कि उपनाम मास्टर दा के नाम से था, मास्टर दा इनका उपनाम था। और इन्होंने ब्रिटिश शस्त्रागार को लूटा था, और इनको जो इसी के कारण से फांसी भी हो गई थी बाद में जाकर के 1934 में इनको फांसी हो गई थी, मेदिनीपुर बंगाल में जो है मेदिनीपुर जेल में फांसी हो गई थी। नेक्स्ट है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस क्वेश्चन को तो आप बचपन से देखते आ रहे होंगे कि नारा किसका था। तो यह नारा था सुभाष चंद्र बोस का, जो कि इन्होंने बर्मा की राजधानी, उस समय की बर्मा, अभी म्यांमार की राजधानी रंगून से जो उन्होंने भाषण दिया था, भाषण के दौरान भारतीयों से आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दिल्ली चलो का नारा भी इन्होंने वहीं से दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, भारतीय जो है पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, जिसमें कि इनको भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, पत्रकारिता के माध्यम से और पुनर्जागरण किया इन्होंने। तो पुनर्जागरण का अग्रदूत या इनको आधुनिक भारत का जनक, ठीक है, इन तीनों को याद रखेंगे, आधुनिक भारत का जनक।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। यह किनका वक्तव्य था? तो यह वक्तव्य था अबुल कलाम आज़ाद का। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट देखिए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। कब दी थी इसके बारे में पूछ रहा है। तो यह उपाधि जो है 1830 ईस्वी, ऑप्शन बी में दिया हुआ 1830 ईस्वी में दी थी, जिसमें कि अकबर द्वितीय का कार्यकाल 1806 से 37 तक था और 37 से फिर 57 उधर बहादुर शाह जफर थे। तो इस कार्यकाल के दौरान 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर के इसको ब्रिटेन भेजा गया, जहाँ के सम्राट की विलियम चतुर्थ के दरबार में इनको भेजा गया कि जो मुग़ल बादशाह को जो पेंशन दिया जा रहा है उसके बारे में बात करने के लिए इनको दूत बना करके भेजा गया था। नेक्स्ट देखिए, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 1896 में जो गाया गया था उसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सियानी ने, कांग्रेस अधिवेशन जो था उसकी अध्यक्षता की थी। और दूसरा भी देख लेते हैं, 1911 में वो भी एक कलकत्ता अधिवेशन ही था जिसमें कि जन गण मन गाया गया था। तो उसके जो अध्यक्षकर्ता थे वो थे पंडित विश्वनारायण दत्त। तो इसमें दोनों याद रखेंगे कि वंदे मातरम रहीमतुल्लाह सियानी और जन गण मन पंडित विश्वनारायण दत्त। नेक्स्ट देखिए, गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गांव में पहली बार गांव में आयोजित हुआ जो कि फैजपुर, आप जानते होंगे फैजपुर नामक गांव में 1937 में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें ये आप ये भी ध्यान रखिए कि 1937 आप जब क्रमबद्ध रूप से जोड़ेंगे तो ये आपका 50वां अधिवेशन होता है, स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया गया था, जो कि कांग्रेस का 50वां अधिवेशन था। चलिए अगला देखते हैं, हंटर आयोग किससे संबंधित है? तो हंटर आयोग संबंधित है शिक्षा से। तो कैसी शिक्षा से? तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से, जो कि इसमें लॉर्ड रिपन द्वारा एक जो हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की जो स्थापना की गई थी, ये आपको 3 फरवरी 1882 को की गई थी। आप जानते होंगे 1882 में हंटर आयोग की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष की सर विलियम हंटर थे। उसी के कारण से इसको हंटर आयोग कहा गया। यह जो वुड डिस्पैच जो 1854 में लागू किया गया था वो भी शिक्षा से संबंधित था। तो उसी को जो असफल हो गया, तो उसके असफलता के कारण को ढूंढने के लिए हंटर आयोग की स्थापना की गई थी, जिसमें कि प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और भी शिक्षा संबंधी कई मुद्दे थे, जिसमें ये दोनों प्रमुख थे। तो यह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सचिव कौन थे? सेक्रेटरी पूछ रहा है, सचिव पूछ रहा है, तो सचिव हो जाएंगे ए.ओ. ह्यूम, अंग्रेज थे ए.ओ. ह्यूम, ये सचिव थे। और पहले अध्यक्ष चेयरमैन थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन ए नंबर में दिया हुआ है। पहले अध्यक्ष ओ.एम.एस. चंद्र बनर्जी और पहले सचिव ए.ओ. ह्यूम थे। नेक्स्ट है, मिलान करना है, एक तरफ कीर्ति है दूसरी तरफ उसके कीर्तिकर्ता हैं, तो इसमें नवजीवन दिया हुआ है। नवजीवन ये आपका हो जाएगा महात्मा गांधी से। हिंदुस्तान यह हो जाएगा आपका मदन मोहन मालवीय, क्रमबद्ध रूप से दिया हुआ है। इसमें वंदे मातरम ये आपका अरविंद घोष हो जाएगा। और गीता रहस्य जो कि बाल गंगाधर द्वारा रचित है। तो इस एक तरफ से हो गया 1 2 3 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला देखिए, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? मतलब बिहार उड़ीसा जो अलग हुआ कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1936 में अलग हुआ। 1912 में बंगाल से बिहार उड़ीसा जो एक साथ था, बिहार और उड़ीसा यह दोनों बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। और फिर बिहार से उड़ीसा 1936 में अलग हुआ था। नेक्स्ट है, कौन सा मिलान गलत है? मिलान जो है कौन सा गलत है? तो कांग्रेस का विभाजन 1907 में, जिसमें कि गरम दल नरम दल दो
विभाजन हो गया था, जो जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद चौरा चौरी कांड जो कि 1922 में हुआ था, ये भी सही है। इसी के कारण से असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। फिर नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था, ये 1928 में, ये भी सही है। तो अगस्त प्रस्ताव, यह गलत है, 1941 नहीं 1940 में, 8 अगस्त 1940 में पेश किया गया था, जिसमें कि वायसराय लिनलिथगो थे, ठीक है, उनके द्वारा पेश किया गया था कि मुस्लिम नहीं कहेंगे यहाँ पर, अल्पसंख्यक कहेंगे, अल्पसंख्यकों के लिए जो स्वीकृति की गई थी अलग रूप से सरकार के लिए, उसके कारण इसमें मदद मिली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर का प्रश्न देखेंगे। साइमन कमीशन का बहिष्कार किस रेलवे स्टेशन पर किया गया था? साइमन कमीशन का बहिष्कार किस रेलवे स्टेशन पर किया गया था? तो बहुत जगह था, हर जगह इसका विरोध प्रदर्शन किया गया था, लेकिन अगर प्रश्न के हिसाब से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लाहौर हो जाएगा, जो कि इसमें इसके अध्यक्षता या इसका लीड करता कहेंगे, इसका नेतृत्व किया था आपका लाला लाजपत राय ने 1928 में, जिसके कारण कि वहीं पर लाठीचार्ज के कारण उनकी बाद में जाकर कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लाहौर में। नेक्स्ट देखिए, मिलान करना है। मिलान से ज़्यादा संबंधित प्रश्न देने से आपका एक प्रश्न में 3-4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से देखिए। दादा भाई नौरोजी, यहाँ पर है एक तरफ व्यक्ति दिए हुए हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस की जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो उसका वर्ष दिया हुआ है। तो दादा भाई नौरोजी 1906 में था, ठीक है, ये कलकत्ता में हुआ था, इन्होंने 3 बार की थी, तीसरा बार था 1906 में। अंबिका चरण मजूमदार, ये आपका 1916, जो कि लखनऊ समझौता के नाम से भी इसको जानते हैं, जिसमें कि मुस्लिम लीग कांग्रेस के बीच समझौता और कांग्रेस के खुद गरम दल और नरम दल दोनों के बीच जो समझौता हुआ था वह 1916 में ही हुआ था। फिर अगला है पंडित विश्व नारायण धर या दत्त, तो यह हो जाएगा 1911, पिछले प्रश्न में बात कर चुके हैं, जिसमें कि जनगण मन को गाया गया था। फिर है सरोजनी नायडू, तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, सरोजनी नायडू जो है प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने कि कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। प्रथम महिला थी एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू, जो कि 1925 में इन्होंने कानपुर में अध्यक्षता की थी। तो एक तरह से एक क्रम से आंसर मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखिए, अंतिम प्रश्न है, मेरी कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? मेरी कहानी पुस्तक के लेखक, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना नहीं